प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको राष्ट्रवाद के अर्थ के बारे में व्यापक रूप से बताया है। थोड़ा सा उस पर और चर्चा करते हुए, उसको और प्रकाशित करते हुए कारणों पर हम चलेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां थीं, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा प्रखर हुई। जन्म नहीं, प्रखर हुई, विकसित हुई। क्योंकि जन्म तो भारत में प्राचीन काल से ही, अर्थात जब वेदों की संस्कृति आई और वेदों से पूर्व सिंधु सभ्यता से ही भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा जन्म ले चुकी थी और वह विकसित करके और वह अपने विकास के चरम को प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन बीच में भारतीयों में इस विचारधारा की कमी आई और उस कमी के परिणाम स्वरूप विदेशियों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियनों ने हमको गुलाम बनाया, हमारे देश पर शासन किया। तो उस कमी को बाद में दूर करने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया और पुनः राष्ट्रवादी विचारधारा को मुखर किया गया, जन जन तक फैलाया गया। तो इस जन जन तक ये भावना कैसे फैली 19वीं शताब्दी में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा हम चर्चा राष्ट्रवाद के बारे में, जो उस दिन अधूरा रह गया था, उसके बारे में करते हैं। तो भाई बहनों, उस दिन जो आपने वीडियो में पढ़ा वो राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद है क्या। लेकिन आज के वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है और भारत में राष्ट्रवाद का जन्म, विकास, उसके कारण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, हम सभी जानते हैं। भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में निवास कर रहे, भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में निवास कर रहे, हम देश की भौगोलिक इकाई के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम देश की राजनीतिक इकाई के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम देश की सांस्कृतिक इकाई के बारे में कर रहे हैं। सांस्कृतिक इकाई के अंतर्गत वर्तमान में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, क्या कहते हैं, कजाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र है। भारतीय संस्कृति को मान्यता है, तिब्बत भी उसी में आता है। तो हमने कहा कि भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में और निवास कर रहे लोगों में अनेक विविधताओं के बाद भी जो उत्पन्न एकता की भावना है, समानता की भावना है, वही भारतीय राष्ट्रवाद है। अर्थात भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक राज्य होंगे, अनेक राष्ट्र होंगे, अनेक परंपराएं होंगी, अनेक रीति रिवाज होंगे, अनेक त्योहार मनाए जाते होंगे। उन सब विविधताओं के बावजूद जो भी और समानता है, जो भी एकता है, वही भारतीय राष्ट्रवाद है। वही एकता की भावना भारतीय राष्ट्रवाद कहलाती है। उसी एकता की भावना को भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं, जो प्राचीन काल से यहाँ के जन जन में व्याप्त है। और जन जन ही नहीं, यहाँ के भूमि के, यहाँ के मिट्टी के कण कण में व्याप्त है। यही सामाजिक विविधताएं जो भारत के जन जन कण कण में मौजूद हैं, और उन विविधताओं के बाद जो एकता मौजूद है, इन सामाजिक विभिन्नताओं के बाद जो एकता पाई जाती है, चाहे वो धार्मिक एकता हो, चाहे वह पारंपरिक एकता हो, चाहे वह एक मिट्टी की भावना, एक संस्कृति की भावना, एक सभ्यता की भावना हो,
एक राष्ट्र की भावना हो, और भी अनेक मानबिंदु हैं। उन मानबिंदुओं की जो भावना भारतीय समाज में, भारत के जन जन में, भारत के कण कण में जो व्याप्त है, यही भारतीय राष्ट्रवाद की रीढ़ है और यही भारतीय राष्ट्रवाद कहलाता है। एक भारत में प्राचीन काल से एक धर्म, एक संस्कृति, एक जीवन पद्धति और एक सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, और उन सब में जो सबसे अधिक एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना और एक भूभाग जिसको हम मां मानते हैं, उस भारत मां के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण की जो भावना व्याप्त है, उसी भावना को हम राष्ट्रवाद की, भारतीय राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं, जिसके माध्यम से, इसी राष्ट्रवाद के माध्यम से भारत चिरकाल से विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना को पोषित व पल्लवित करता चला आ रहा है। यही राष्ट्रवाद की भावना कि ये क्या है, ये भारत मां ही नहीं, ये जो अपना क्षेत्र है, ये जो अपना भौगोलिक इकाई है, ये केवल यही नहीं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा, ये क्या है, हमारी माता है। और इस संपूर्ण धरा माता होने के कारण संपूर्ण धरा पर रहने वाले लोग क्या हैं, हमारे परिवार के अंग हैं, और इन परिवार के अंगों का पोषण करना, रक्षण करना, उनको विकसित करना, उनको पल्लवित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये परंपरा हमारे देश की रही है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये परंपरा हमारे देश की रही है। तो प्राचीन काल से केवल इसी राष्ट्र को है, संपूर्ण धरा को हम वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से देखते चले आ रहे हैं। यही हमारी राष्ट्रीय भावना है, यही हमारी राष्ट्रीय विचार है। इसी भावना के कारण हम अनेक विविधताओं के बाद भी एक है। तो ये विविधताएं ये अंग्रेजों के आने के बाद नहीं थी, अंग्रेजों के पूर्व भी थी ये विविधताएं, और इन विविधताओं के बाद जो ये भावनात्मक एकता है, जो ये वैचारिक एकता है, ये वैचारिक एकता भी विद्यमान थी। अंग्रेजों के आने के बाद ये वैचारिक एकता नहीं जन्मी, इसके पूर्व थी। हाँ, उस पर क्या लग गया था, जंग लग गया था, और जो भारत के राजनेता और जो क्रांतिकारी हुए, आंदोलनकारी हुए, उन्होंने उस जंग को उड़ाया और जनता को जागृत किया, उनमें चेतना लाई, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेक संगठनों के माध्यम से उनमें एकता लाने का प्रयास किया, और यही एकता की भावना आधुनिक राष्ट्रवाद कहलाई। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, तो ऐसा नहीं है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद उनके अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध में जो जन्मी एकीकरण की भावना है, वो राष्ट्रवाद को और मुखर की और प्रखर की। जो राष्ट्रवाद की भावना सो गई थी, उस राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया, चेतना लाई गई उनमें, उस पर से धूल हटाया गया, साफ किया गया। क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश का जो राष्ट्रीय विचार रहा है वह क्या है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात यह विचार कि यह भूमि, यह धरा हमारी माता है, यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इन सबके पुत्र हैं। उसके बाद ये भावना आगे बढ़ती है वसुधैव कुटुम्बकम, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। और यहाँ तक कि जननी जन्म भूमश्ची स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात लंका में जब राम ने विजय प्राप्त किया तो लक्ष्मण ने कहा कि हम सभी यहीं बस जाएं और इसी पर शासन करें। तब राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्ची स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात ये स्वर्णमयी लंका हमारे मन को नहीं भा रहा है,
यद्यपि अस्वर्णमयी लंका है, लेकिन हमारे मन को नहीं भा रहा है, क्योंकि जननी जन्मभूमि यानी जननी यानी माँ और जन्मभूमि और जो अपनी मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसा भाव जिस राष्ट्र में पल्लवित होता हो, जिस राष्ट्र में पोषित होता हो, उसको राष्ट्रवाद सिखाने वाले अंग्रेज कौन होते हैं? उसको विदेशी राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद जन्मा, उस राष्ट्रवाद के जन्म के पूर्व हमारे देश में राष्ट्रवाद था। हमारे देश का जो राष्ट्रवाद था वो हमारे देश का राष्ट्रवाद मानवतावादी राष्ट्रवाद, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलता था, ऐसा राष्ट्रवाद था। और इसी राष्ट्रवाद की विचारधारा के कारण हमने विदेशियों को और अतिथि माना और उनको आतिथ्य सत्कार दिया, और उस आतिथ्य सत्कार का उन्होंने दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके यहाँ पर शासन किया, उनकी लालच बढ़ी। जैसे कोई अतिथि आवे हमारे घर पर, हमारे सुख वैभव को देख करके वह यहीं पर बसना चाहे, यहीं पर रहना चाहे, फिर भी उसको हम शरण देते हैं, उसको एक कमरा दे देते हैं, उसको एक जो है हमारी संपन्नता है तो हम उसको भोजन पानी सब वैभव उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसकी लालच जब और बढ़ जाती है कि यह पूरा घर ही हमारा हो जाए, तो वह घर पर कब्जा करने के लिए क्या करता है? हमारे परिवार में फूट डालता है। पहला काम क्या करता है? फूट डालता है, भय दिखाता है, और फूट डालकर भय दिखाकर आपस में लड़ाकर वह उस घर पर राज कर लेता है। यही काम अंग्रेजों ने किया। तो हमारी जो राष्ट्रीय भावना थी वह क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम की थी, और आतिथ्य सत्कार की भावना थी। उस आतिथ्य सत्कार का दुरुपयोग विदेशियों ने किया। ये मेरी कमजोरी नहीं है, हमारे देश की कमजोरी नहीं है, ये उनकी कमजोरी है कि वे अपना को संभाल नहीं पाए और अपनी नैतिकता खो दिए। हमारी नैतिकता जो थी, हमने उस नैतिकता का पालन किया। राष्ट्रवाद की विचारधारा नैतिकता पूर्ण होनी चाहिए जो हमारे अंदर थी, परंतु उनकी विचारधारा में खोट था और उनकी विचारधारा गलत विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने इस पर शासन करने का प्रयास किया। लेकिन हमने उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, हमने उनका पुरजोर विरोध किया और उनको अपने देश से खदेड़ भी दिया। ऐसी भावना थी हमारी, और आज भी हमारे देश के जनता में, हमारे देश के जन जन कण कण में वह भावना विद्यमान है। इसीलिए अनेक एकताओं के अनेक विविधताओं के बाद, अनेक विभिन्नताओं के बाद इस देश में अभी भी एकीकरण की भावना है, और वही एकीकरण की भावना जिस आधार पर है वही राष्ट्रवाद है। तो ऐसा है कि आपको राष्ट्रवाद यानी भारतीय राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में राष्ट्रवाद और इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण कौन कौन से हैं? तो हम सभी जानते हैं कि यद्यपि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म चिरंतन काल की प्राचीन काल से हुआ था, परंतु अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध और 19वीं शताब्दी में जब जनमानस एकत्र हुआ तो पुनः एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, और वही राष्ट्रवादी विचारधारा आधुनिक राष्ट्रवाद कहलाई। वही राष्ट्रवादी विचारधारा क्या कहलाई? आधुनिक राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में, जो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में इसका प्रस्फुटन हुआ, प्रकटीकरण हुआ, ये धीरे धीरे जन्म ले रही थी। राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म कोई एक दिन की बात नहीं होती है, या धीरे धीरे अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में निष्ठा भावना जागृत होती रहती है, और धीरे धीरे मैत्री भावना, निष्ठा भावना, भक्ति भावना वो जागृत होते होते, और जब अत्याचारियों का विरोध करने लगती है तो वह एकाएक प्रस्फुटित होती है, और वह प्रस्फुटन 1857 की क्रांति में दिखाई पड़ा। अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण नीतियों का विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ, छुटपुट विद्रोह होते रहे, और 1857 की क्रांति में एकजुट योजनापूर्ण एक महा विद्रोह हुआ, और वही विद्रोह, उसी विद्रोह से भारत में और राष्ट्रवाद का, आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन हुआ, प्रकटीकरण हुआ। इस प्रकार से भारत में राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में,
सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, विकास के अन्य क्षेत्रों में और राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, अंग्रेजों का विरोध हुआ उसी के परिणाम स्वरूप, जिसका विवरण इस प्रकार आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। उसमें पहला है भारत में राष्ट्रवाद होने के पहले काम है, राजनीतिक काम है, सहायक संधि का नाम आता है तो राजनीतिक कामों में। सहायक संधि क्या है? हम सभी जानते हैं कि भारत में 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजरी का शासन था और लॉर्ड वेलेजरी ने अंग्रेजी जो राज्य थे, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये जो प्रेसिडेंसियां थी, उनको प्रेसिडेंसी को राज्य, अंग्रेजी राज्य कहते थे। इन प्रेसिडेंसियों में भारतीय राज्यों को मिलाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की नीति अपनाई और वह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, अर्थात पहले समझाते थे, मिलते थे, फिर उस लालच देते थे, फिर भेद डालते थे, दंड अर्थात भय दिखाते थे और फिर भेद डाल करके ये काम करते थे। तो साम दाम दंड तीनों नीतियों को अपना करके जब भारतीयों को अपने वश में नहीं कर पाए तो आपस में लड़ाने का काम किया और 2 राज्यों और 4 राज्यों को, नवाबों को लड़ा करके और अपने तरफ से उन दोनों के में सेनाओं को देने का प्रयास किया कि हम सैनिक सहायता आपको देते हैं, उस सैनिक सहायता के बदले आप हमको तमाम सारा उपहार देंगे। यदि उपहार नहीं दे पाए, सैनिकों का खर्च नहीं वहन कर पाए, तो आप हमको क्या करेंगे, अपने राज्य को आप हमारे अनुसार चलाएंगे, अर्थात हमारे साम्राज्य में मिला लेंगे और जब हमारे साम्राज्य में मिल जाएगा तो अंग्रेजी राज्य संपूर्ण रूप से आपके राज्य का संरक्षण करेगा। ऐसा वो समझाते थे और आपस में लड़ाते थे और इस प्रकार से अनेक राज्यों को जो है उन्होंने लॉर्ड वेलेजरी ने इस सहायक संधि के माध्यम से और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। यह सहायक संधि कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भारतीय राजा और नवाबों के मध्य हुई थी और कंपनी जो है अंग्रेजी सेना राजाओं और नवाबों को प्रदान करती थी और उन्हें अंग्रेजी सेना रखने पर उस सेना का पूरा खर्च वहन करना पड़ता था और इस संधि के अंतर्गत फिर अपनी सेना को रद्द करना पड़ता था और दूसरे किसी राज्य से और सैनिक सहायता नहीं लेना होता था। ऐसे अनेक शर्तें थीं और उन शर्तें कुल मिलाकर के अंग्रेजी साम्राज्य में उन राज्यों को मिलाने की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे मूर्ख और सबसे पहला जो व्यक्ति था, नवाब था, वो हैदराबाद का निजाम था। उसके बाद में 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया, 1801 ईस्वी में फिर ग्वालियर ने स्वीकार किया और सिंधिया ने भी स्वीकार किया चल करके और आगे अवध ने भी स्वीकार किया। ऐसे अनेक राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार करके और अपने साम्राज्य को गलती से और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो सहायक संधि के द्वारा इस प्रकार से वेलेजरी ने कूटनीतिक चाल चल करके और अनेक राज्यों को, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो ये था आपका सहायक संधि। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और राज हड़पने की नीति। लॉर्ड वेलेजरी के बाद साम्राज्यवादी और नीति का पोषक लॉर्ड डलहौजी था, जो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया और उसने पहला काम जो विस्तारवादी नीति की शुरुआत की और उस विस्तारवादी अंग्रेज साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत उसने एक नियम बनाया, क्योंकि भारत के राज्यों को समझ चुका था कि अधिकांश राज्यों और नवाबों के पास उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र नहीं है। तो उसने एक नियम बना दिया कि कोई भी राजा अथवा नवाब जिनके पास कोई पुत्र ना हो, उत्तराधिकार ना हो, वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई बालक गोद नहीं ले सकते। यह जो है सिद्धांत उसने बनाया। इस सिद्धांत को, इस नियम को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति, राज्य हड़पने की नीति की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के आधार पर उसने जयपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, ऐसे अनेक अवध को भी, ऐसे अनेक राज्यों को भारतीय और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ऐसे अनेक भारतीय राज्य विलय नीति के अंतर्गत भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए। तो इस नीति के कारण भारतीयों में आक्रोश था वेलेजरी की और
लॉर्ड डलहौजी की, इन नीतियों के कारण भारतीय जनमानस में, भारतीय राज्यों में, जो राज्य उसमें मिलाए गए उन राज्यों में आक्रोश उत्पन्न हुआ अंग्रेजों के प्रति, और एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई, और यही एकजुटता की भावना आगे चल करके प्रस्फुटित हुई, उसे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। आगे चल करके 1857 की क्रांति हम सभी जानते हैं। 1857 की क्रांति एक सुनियोजित घटना थी, उसकी योजना बनी थी और एक महाविद्रोह पूरे देश भर में हुआ था, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, और बिहार में बाबू कुंवर सिंह और उत्तर प्रदेश में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और से अनेक लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। झांसी की रानी और सिंधिया, भोसले सभी ने इसमें सहयोग किया, और इस प्रकार से 1857 की क्रांति के द्वारा यद्यपि हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर पाए, परंतु आज़ादी के लिए मार्ग प्रशस्त कर लिए, आज़ादी के लिए राष्ट्र को संगठित कर लिए, एक विचार में जोड़ लिए। तो ये 1857 की क्रांति भी और राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म देने का एक प्रमुख कारण बनी। आगे कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हम तो जानते हैं कि अंग्रेज रिटायर जनरल एलन वैक्टर ह्यूम A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम हम जानते हैं कि उदारवादी और व्यक्ति था, परंतु वह अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का एजेंट था, और भारतीय नेताओं और अंग्रेजों के मध्य वह मध्यस्थता करने के लिए संगठन बनाया था। वह यह जानता था कि धीरे धीरे हम अपने विचारों से भारतीय नेताओं को जब अपने पक्ष में कर लेंगे तो अंग्रेजी शासन के पक्ष में वो बात करेंगे, और अंग्रेजी शासन ऐसे हमेशा चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जो नेता थे वह भी होशियार थे, वह भी चालाक थे, और अपनी चालाकी से अंग्रेजों के विचारों को जाना समझा और भारतीयों को उसके माध्यम से संगठित किया, जगह जगह उसके अधिवेशन किए, और उन अधिवेशनों के माध्यम से पूरे राष्ट्र में भ्रमण करके कांग्रेस के नेता और भारतीयों में राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया, राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रचारित किया, पोषित किया, पल्लवित किया। तो कांग्रेस की स्थापना से भी, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में, कभी मुंबई में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हर जगह हुए, देश के कोने कोने में हुए, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यह अधिवेशन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा आगे बढ़ी। इसके बाद आता है लॉर्ड रिटन के अन्याय। लॉर्ड रिटन जब भारत में गवर्नर जनरल बन करके आया तो उस समय उसने अनेक अन्याय, ये 1870 ईस्वी की बात है, और उसने अनेक अन्यायपूर्ण नीतियों का प्रतिपादन किया। उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, उसने जातीय भावना को प्रस्फुटित करके भारतीयों में विभेद डाला, अनेक ऐसे कार्य किए। उसकी अन्यायपूर्ण नीतियों के चलते भारतीय जनमानस में एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई। आगे इल्बर्ट बिल की बात हम सभी जानते हैं। लॉर्ड रिटन पूर्व और वायसराय था, और उस वायसराय के बाद लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर के आया, और उसने अपने शासनकाल में, क्योंकि वह उदारवादी और विकासवादी पुरुष था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में भारतीयों के पक्ष में, भारत के पक्ष में अनेक रचनाएं की और रचनात्मक कार्य किए। उन रचनात्मक कार्यों में भारत में और रुड़की में सन 1882 ईस्वी में रुड़की में उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। भारतीयों को सरकारी सेवा में समान वेतन देने की बात कही, और दिया भी, और सिविल सेवा में भारतीयों को भी, और उसमें समानता का अधिकार दिया, समान वेतन दिया। आगे चल करके न्याय में जब उसने सुधार करना प्रारंभ किया तो न्याय में सुधार करने में और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने न्याय में सुधार करने के लिए एक रिटायर्ड अंग्रेज इल्बर्ट, PC इल्बर्ट को भारत बुलाया, और भारतीय न्याय व्यवस्था पर उसने एक अध्ययन करके बिल प्रस्तुत करने के, विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा। 1883 ईस्वी में PC इल्बर्ट ने भारतीय न्याय व्यवस्था का अध्ययन करके एक उसमें सुधार के लिए एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। यह बिल 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, तो इसका पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। उसमें जो अंग्रेजी न्यायाधीशों को जो अधिकार प्राप्त था वही अधिकार और भारतीय न्यायाधीशों को भी
दिए जाने की व्यवस्था, दिए जाने की वकालत की गई थी और संपूर्ण यूरोपीय अपराधियों के मामले भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते थे, उन पर सजा सुना सकते थे, जबकि ऐसा पहले नहीं था। इसलिए जितने भी यूरोपीय लोग भारत में रहते थे और यूरोप में भी इसका पूरा विरोध हुआ, ब्रिटेन में भी इसका पूरा विरोध हुआ और अंत में विरोध के चलते और रिपन को इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो रिपन को तो अच्छे व्यक्तियों में, अच्छे शासक में, अच्छे वायसराय के रूप में भारत में जाना जाता है, एल्बर्ट को भी, लेकिन अंग्रेजी सरकार का इसमें बड़ा विरोध हुआ और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतीय जनमानस में एकजुटता की भावना आई। तो इस प्रकार से एल्बर्ट बिल विवाद भी जो है भारतीय राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रवादी भावना को और प्रचारित करने का, विकसित करने का, पल्लवित करने का एक माध्यम बनी। आगे सामाजिक कारण है। सामाजिक कारणों में अनेक ऐसे कारण हैं, जैसे जातिवाद की भावना को पोषित करना, जात के नाम पर और समाज में विभेद डालना, फूट डालो राज करो की नीति, ऐसे अनेक जो है कारण थे और जिसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ। साथ ही उसी के पैरेलल एक व्यवस्था चली, अनेक संगठन उस समय 19वीं शताब्दी में जन्मे, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना की। ऐसे अनेक जो है संस्थान और समाज सुधारकों ने, ज्योतिबा फूले और ज्योतिबा फूले थे, पंडित रमाबाई सरस्वती थी, महादेव गोविंद रानडे थे, ऐसे अनेक मुस्लिमों में भी तमाम सुधारवादी आंदोलन हुए, अहमदिया आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, जिसका नेतृत्व अनेक समाज सुधारकों ने किया। इन समाज सुधार आंदोलनों से समाज में एक राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और राष्ट्रीय भावना जागृत होने के पश्चात भारतीय समाज एकजुट हुआ और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ। तो ये सब मिलकर के 1857 की घटना के बाद ये सब मिलकर के जा करके और 1947 में आज़ादी दिलाए। आगे आर्थिक कारण हम सभी जानते हैं और अनेक आर्थिक कारण थे, जैसे सेना में और भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार, उनके वेतन में दुर्व्यवहार, सिविल सेवा में भी उनको समान वेतन नहीं दिया जाता था। साथ ही बहादुर शाह जफर की जो घटना हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर को अपमानित किया गया और उसके पेंशन को छीना गया, उसको जो आर्थिक अधिकार थे वो छीना गया, राजाओं के पास और नवाबों के पास और साम्राज्य की व्यवस्था संबंधी अधिकार थे, परंतु कर लेने का अधिकार अंग्रेजों को था। ऐसे अनेक भारतीय उद्योग धंधों को चौपट किया गया, भारतीय किसानों को चौपट किया गया, उनसे चाय और नील की खेती कराया जाता था और वो रॉ मटेरियल कहाँ भेजा जाता था? ब्रिटेन में भेजा जाता था और जिससे भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग चौपट हो गए। उसके विरोध में अंग्रेजी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे अनेक कारण हुए, ये घटनाएं हुई। इन घटनाओं के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा जन्म ली। ऐसे अनेक आर्थिक कारण रहे जिसकी चर्चा हम आगे अनेक आंदोलनों में हम करेंगे। आगे का धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हम सभी जानते हैं, ईसाई धर्म ध्वज के विस्तार के लिए आए थे, धर्म ध्वज और व्यापार के लिए आए थे, यानी अर्थ कमाने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए, अपने ध्वज के विस्तार के लिए आए थे। धर्म ध्वज व्यापार, तो धर्म ध्वज व्यापार इन 3 सूत्रों पर उन्होंने पूरा काम किया और ईसाई धर्म की यहाँ स्थापना करना चाहते थे, हिंदू धर्म की निंदा करना चाहते थे, यहाँ तक कि हिंदुओं को कुत्ते के समान वो 1857 क्रांति के बाद वो देखना शुरू कर दिए और 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों को क्लबों में भारतीयों को अंग्रेजी क्लब में जाना और अंग्रेजी दफ्तर में जाना, ऐसा एक उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसा एक प्रक्रिया अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। भारतीयों को अर्थात हिंदुओं को दीनहीन भावना से देखना शुरू किया, उनमें दीनहीन भावना को दीनहीन भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन समाज सुधारकों ने उसका प्रखर विरोध किया और अपने सिद्धांतों के बल पर भारतीय जनमानस में हिंदू समाज और हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति
एक सम्मान की भावना जागृत की, और जिसके कारण वह अपने अस्तित्व को पहचाने और अंग्रेजों का विरोध किया। संस्कृति की भूल नष्ट करने का प्रयास किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लाया करके 1798 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया लॉर्ड रिटन ने, और उसके द्वारा जो प्रेस की स्वतंत्रता था उस पर प्रतिबंध लगाया। जो प्रेस के लोग थे वे अंग्रेजों के खिलाफ कोई चीज़ छाप नहीं सकते थे, छापेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। ऐसा एक प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाना, ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को, भारत के विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से भी भारतीय समाज एकजुट हुआ अंग्रेजों के प्रति, तो ये भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना जन्म लिया। अगला है अन्य कारणों में भारत में विज्ञान का विकास, भारत में शिक्षा का विकास और भारत में परिवहन एवं संचार का विकास के कारण जो लोग थे, दूर दूर थे, कोने कोने के लोग आपस में और एकजुट हुए। साहित्यकारों ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यकारों के माध्यम से अनेक ऐसे साहित्य, राष्ट्रभक्ति के साहित्य, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो संपादित हुई, और केसरी, मराठा, ऐसे अनेक राष्ट्रधर्म, ऐसे अनेक समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हरिजन पत्रिका गांधी जी की, तो इस पत्रिका के माध्यम से देश की एकता को और संगठित करने का प्रयास किया गया और बल देने का प्रयास किया गया। जो भी विभिन्नताएं थीं उनको दूर करके एक राष्ट्रीय भावना का संचार किया गया। तो ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, और लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संचार व्यवस्था के कारण जब पत्र इधर उधर डाक व्यवस्था आए और डाक व्यवस्था में पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, लोग एक दूसरे को पत्र लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान किए, मिल करके नहीं कर सकते थे तो पत्र पत्रिकाओं से किए। तो इस प्रकार से ऐसे संवाद के कारण भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ये राष्ट्रवाद के कारण थे। भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म, विकास और कारण आज आपने पढ़ा। आगे इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को और किन आंदोलनों के माध्यम से प्रकटीकरण किया गया, ये अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।